नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अध्ययनरत होंगे आपके आगामी सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, जैसे कि हम लोग पीवाई की सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं और उसी क्रम में जनवरी 2024 का पिछले क्लास में साथियों हमने सोशल साइंस जो हमारी सेकेंड पेपर में आती है उसे सॉल्व किया था। उसके पार्ट 1 यानी कि 31 से 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इस पार्ट में साथियों हम 61 से 90 तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों शुरू करते हैं क्लास आज की। साथियों, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में 31 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे पार्ट 1। साथियों, वो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथियों, आप वहां पे जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट के अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो अगर सीटेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके सभी सब्जेक्ट के वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। साथियों, आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपको आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कराने के लिए। तो साथियों शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 61, ये भी साथियों अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अभिकथन और कारण को ये समझना होता है कि जो कारण है वो अभिकथन से रिलेट कर रहा है या नहीं। तो अभिकथन से ही अगर उसमें से कोई ऐसा चीज़ आपको मैच करता है वो मिले तो यानी रिलेट करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। तो शुरू करते हैं साथियों। तो प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण देना चाहिए। तो कथन तो आपका सही है, तो इस पर टिक करते चलते हैं साथियों। और उसके बाद कारण क्या कहा, यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है, बिल्कुल सही बात, तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे यानी प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, और वहीं से उसने उठाया है कि यह बच्चे को क्या करता है, सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो आपका कारण भी क्या है, सही है। तो दोनों कारण और अभिकथन दोनों सही है, और जो कारण है वो अभिकथन से बिल्कुल रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, ये भी साथियों आपका अभिकथन और कारण से है, तो इसे भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो आपका क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं उसे। भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, बिल्कुल रिपोर्ट किए जाते कई हर साल। बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं बहुत अपनी जान दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये तो आपका सही है, बिल्कुल सही है, तो इस पर टिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद कारण क्या है, मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की क्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है, बिल्कुल सही है। यही इसी वजह से क्या कर लेते हैं वो लोग, अपना कर्ज जो है वो सही से समय पर चुका नहीं पाते हैं, और मानसून और वर्षा की वजह से उनकी फसलें, कभी सूखा पड़ता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इससे प्रभावित होती है, जिससे कि वजह से उनको अच्छी फसल नहीं मिल पाती है और वो अपना कर्ज टाइम पे पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ें सही हैं और एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो इसमें भी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसमें भी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63, उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। ए बालवाड़ियों का प्रावधान, बी संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, सी व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, डी रात की पाली यानी शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा। तो यानी कि आपसे क्या कह रहा है, तो इसमें उन तात्कालिक उपायों की पहचान, यानी क्या उपाय किए जा सकते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने और पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुनिश्चित करता है। तो साथियों इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो इसमें जो आपको जिस सबसे उपयुक्त लगे आप उसको टिक करते चलें और देखते हैं कि किसमें हमें हमारे जो ये हैं ऑप्शन वो हमें सही आंसर के रूप में मिलते हैं। तो यानी क्या कह रहे हैं, बालवाड़ियों का प्रावधान बिल्कुल सही है, यानी कि बच्चों के लिए जो उनके चाइल्ड केयर सेंटर्स होने चाहिए जिससे वो फ्रीली अपनी जॉब कर सकें। तो ये तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। तो यहाँ पे जॉब के लिए बात हो रही है और जॉब का और संसद से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आपका जो बी है ये तो नहीं होगा। ठीक है, होना चाहिए, वहाँ भी होना चाहिए, मैं इसके लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो प्रश्न आपसे कह रहा है वहाँ से रिलेट करना है आपको। प्रश्न में यहाँ पे नौकरी के बारे में बात की जा रही है, पारिवारिक आय की बात करने की बात की जा रही है, तो आत्मनिर्भर होने की बात की जा रही है, तो संसद से इसका कोई लेना देना नहीं। सी क्या कह रहा है, व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, बिल्कुल व्यावसायिक यानी कि प्रोविज़न ऑफ ऑक्यूपेशन सेफ्टी, वो भी अपना योगदान कर सके, उन्हें भी सेफ्टी मिल सके।
आर्थिक तौर पर। फिर उसके बाद क्या है, डी क्या कह रहा है, रात की पहली शिफ्ट के लिए लाने ले जाने, अगर रात में उनकी ड्यूटी लगती है, नाइट शिफ्ट में वर्क करते हैं, तो उनके लिए लाने ले जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए, जिससे उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो यानी ए सी डी, यानी कि ए सी डी आपको किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड में आपको ये तीनों मिल रहे हैं। तो ए सी डी यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही हैं। जो परिप्रश्न मतलब साथियों बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिख देते, तो आप ये मत कंफ्यूज होइए, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच, यानी कि इंक्वायरी अप्रोच से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे थे। इसमें से भी आपको सबसे उचित विकल्प जो है, सबसे इसमें भी एक से अधिक आपको मिलेंगे, तो आपको चूज़ करना है। तो क्या कह रहा है, पहला क्या है, ए क्या कह रहा है, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल, यानी कि जो है, यानी कि जो आपको स्टेटमेंट क्या, इंक्वायरी अप्रोच क्या करता है, ये समस्याओं, अगर आप किसी से क्रॉस सवाल जवाब करते हैं, तो यानी कि आपको कोई समस्या है, तो उससे आपकी समस्या सुलझती है। तो ये आपका ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, यह साक्ष्य एकत्रित एवं मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। बिल्कुल, तो ये आपको यानी कि हेल्प करता है, जो आपका एविडेंस है, एवोल्यूशन है, उनको तरीकों का पता करने के लिए, तो ये भी आपको सही हो जाएगा। फिर सी क्या कर रहा है, शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है। तो यहाँ पे शिक्षिका से इसका कोई लेना देना नहीं, शिक्षिका अधिगम की गति को नहीं तय करती है, ये आपका नहीं होगा। तो सी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, डी क्या कह रहा है, ये एक जल्दी से सीखने का तरीका नहीं, ये आप एक जल्दी से सीखने का तरीका नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही आ पाता है। तो जल्दी सीखने से, यानी डी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। तो देखिए साथियों, हमको ए और बी किस ऑप्शन में मिला है, तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में हमें मिल रहा है ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 65, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। पहला, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। दूसरा, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। तीसरा, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। और चौथा, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो यानी इसमें आपको बताना है कि निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने कि कौशल आधारित उद्देश्य, यानी क्यों उद्देश्य है हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का, यानी कि कौशल से रिलेटेड क्यों होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका, तो यानी कि विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, और अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, और चौथा महाद्वीपों को ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ महाद्वीपों को ज्ञान और इससे हमें रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान कौशल के बारे में, तो कौशल हमारा यानी कि सामाजिक विज्ञान अगर सीखते हैं तो आप स्किल डेवलप की बात कीजिए, तो स्किल यानी कैसे आ पाएगी, जब नक्शा बनाने की यहाँ बात हो रही है, स्किल यानी कि प्रोफेशंस की बात हो रही है। यानी कि अगर सामाजिक विज्ञान आप पढ़ते हैं, किसी चीज़ में आप स्किल्ड हो जाते हैं, अगर आप मैपिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो यानी आपको क्या रोजगार दिलाएगा ना, तो इसके लिए बात की जा रही है। तो यहाँ पे नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पता नहीं साथियों क्या आप लोग मुझसे नाराज़ चल रहे हैं, बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं, कैसा लग रहा है आपको वीडियो ये भी नहीं बताते। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता साथियों। थोड़ा और अच्छा आपके लिए प्रयास करने का ये होता है कि और अच्छे से अच्छे आपको रिप्रेजेंट कर सकूँ, जिससे आपकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हो उसमें आपको हेल्प हो सके। तो अगर अच्छा लगे साथियों तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आपके साथी भी अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 66। ये भी आपके कथन और कारण है, इसमें से आपको बताना है कौन सा रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी कथन, और यहाँ पे क्या है आपका, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। और कारण क्या है, इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। तो बहुत ध्यान से इसको करते हैं। तो विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, और इन विद्या विशेषों में अंतर। तो यानी कि जब CBSE ने पहली बार इसको लॉन्च किया था आंसर की बगैर संशोधन के, तो इसको माना था ऑप्शन नंबर
सेकंड को ऑप्शन राइट माना था, लेकिन अब बाद में क्या किया साथियों, इसे फिर संशोधन करके जो फाइनल आंसर की आई तो उसमें एक और दोनों को सही माना, क्योंकि यहाँ पे जो कारण है वो रिलेट तो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे बस ये दे दिया है कि इन विद्या से इसको जोड़ दिया, इसलिए इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है कि इसको पहले को भी मान लिया, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी चूज़ किया था और ऑप्शन नंबर सेकेंड भी चूज़ किया था तो उन सभी को अंक दिए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं, तो यानी आप इन दोनों में आप कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस बाद में क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा क्लियर करके देते हैं लेकिन थोड़ा सा क्लियर करके देते हैं जिससे आगे गलती होने की संभावना ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 66, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न उद्देश्य क्या करेंगे, तो एक से अधिक इसमें आंसर हो सकते हैं साथियों, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं और जो होंगे हम उससे टिक करते चलेंगे। तो पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, ये बिल्कुल उद्देश्य होना चाहिए इसमें। तो ऑप्शन आपका ए विकल्प इसमें सही है। उसके बाद अगला क्या है, क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो यहाँ पे मानक पाठ या कई पाठ्य पुस्तकों से, तो पाठ्य पुस्तक मानक से यहाँ से कोई रिलेटेड नहीं है सामाजिक विज्ञान का, क्योंकि किताबें सब अपनी अपनी पब्लिकेशंस की चलाती हैं, लेकिन हाँ ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रामाणिकता की बात की जा रही है, यानी क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। फिर उसके बाद उद्देश्य की बात करें, तीसरा 80 क्या कह रहा है आपसे, पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, ये आपसे कहा गया। तो विस्तृत पाठ्यक्रम से भी मतलब नहीं है, किसी भी कहीं आप देखते हैं कई प्रकाशन में कई ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, किसी में कम होते हैं, उसी में कई यूनिट्स बना देते हैं, तो इस तरह से करते हैं। डी क्या है, अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। यदि अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की क्षमता अपेक्षित है, तो यानी अपेक्षा है, और फर्स्ट नंबर में भी यानी किन कौशलों पर बल दिया गया है उस पर भी यही चीज़ है, तो यानी कि डी भी आपका हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। तो ए और डी किस में मिल रहे हैं साथियों, तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है पहला भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, दूसरा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा न्यायिक सक्रियवाद और चौथा भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। देखिए पढ़ने में तो सभी लगेंगे, लेकिन आपको इसमें पहले ही वो सीटेड आपसे कह देता है कि जो सबसे बेस्ट आपको ऑप्शन हो वही आपको चूज़ करना है। ठीक है, आपको लगेंगे पढ़ने में सभी, लेकिन आपको बेस्ट आंसर चूज़ करना है। तो साथियों सबसे इसमें बेस्ट आंसर क्या होगा, यानी भारत में न्यायपालिका की क्या स्वतंत्रता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला, यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, यानी यहाँ पे नहीं जुड़ा है साथियों ने, उसने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो वो आपको बतानी, तो कौन सी नहीं है। तो जो होंगे उस पर हम टिक करते जाएंगे, जो नहीं होगा उसको हम पता ही चल जाएगा हमें क्या है। ठीक है, तो यानी यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो आपका जिसे हम लोग सतत मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है, सीसी पैटर्न जिसको कहते हैं, सीसी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन जिसे कहते हैं। फिर क्या, यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, बिल्कुल बच्चे का विकास ही मेन मोटो है इसका, सर्वांगीण विकास। थर्ड, यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन, हाँ पढ़ने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनको भी फोकस करता है, उनका भी आकलन करता है, तो ये भी सही होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, वही आपका नहीं होगा फिर साथियों, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित नहीं, ये अंक यानी कि मार्क्स बेस्ड फोकस्ड इवोल्यूशन नहीं है स्टूडेंट्स के वर्क पे, यानी कि यही आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि आपको बताना है, नहीं औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, यानी अस्थायी यानी परमानेंट क्यों नहीं रखते, उसका आपको बताना है रीजन। तो क्या होगा, वे उन्हें अपनी सुविधानुसार रख और निकाल सकते हैं, बिल्कुल यही वजह होती है, जब उनका मूड आया तब रखा और जब मूड आया निकाल दिया, ये होगा। वे स्थायी
कर्मचारियों या कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधित हित लाभों पर बचत करते हैं, बिल्कुल उनको नहीं देना पड़ता है। ठीक है, जो भी हैं एक्स्ट्रा जो परमानेंट है उनको, यानी कि जो एडहॉक पे होते हैं उनको बहुत सारे अलाउंस नहीं मिलते हैं, और जो परमानेंट होते हैं उनको अलाउंस भी देने पड़ते हैं। तो ये भी आपका सही होगा। सी क्या है, अस्थाई कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग के लिए लंबे समय तक काम करते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि वो क्या करें, अस्थाई कर्मी क्या बिना समयोपरि, यानी उनकी काम वर्किंग आवर्स का कोई वही नहीं होता, विदाउट डिमांडिंग ओवर टाइम वेजेस। और वो क्या करते हैं, अगर उनसे 1-2 घंटा आप एक्स्ट्रा भी वर्क करा लेते हैं तो भी उसका वो डिमांड नहीं करते। ठीक है, तो ये होता है आपका, ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थाई कर्मी अधिक परिश्रमी, ये कोई गारंटी नहीं है, ये कि ये जरूरी नहीं है कि स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थाई कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि कौन ज़्यादा वर्क करेगा। कोई कामचोर भी हो सकता है स्थाई वालों में भी, कोई अस्थाई में भी, तो इसकी कोई गारंटी नहीं। तो यही नहीं होगा। तो देखते हैं ए बी सी किस में मिल रहे हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपको मिल रहा है ए बी सी। तो ऑप्शन ए बी सी क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि यहाँ पे आपको बताना क्या, यहाँ पे ब्लैंक में क्या फिल करेंगे। क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। किसका, यानी एक दृढ़ किसका करना है हमें विकास। तो यहाँ पे पहला राजतंत्र का विकास, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा यानी लोकतंत्र, तीसरा गुटतंत्र, और चौथा एकतंत्र। बहुत आसान सा इसका जवाब होगा, यानी लोकतंत्र, तो यानी कि डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इसको भी अच्छे से साथियों पढ़ेंगे, इसमें भी एक से ज़्यादा आपको ऑप्शन है, तो इसलिए अच्छे से रीड करते हैं इसको। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है, आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। कौन कौन से आंसर होंगे इसमें। तो पहला क्या है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर तो बिल्कुल कर सकता है, जैसे उसमें नियम कानून बनाएंगे उनके हिसाब से उसमें कर सकता है हस्तक्षेप, तो ऑप्शन ए होगा इसमें। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते नहीं, एक दूसरे के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, तो उसमें राज्य नहीं कर सकता, केंद्र ही कर सकता है। ठीक है, भारत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के तहत इनकी सुनवाई हो सकती है और किसी के तहत नहीं होती, क्योंकि संविधान बॉडी होती हैं ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद बी तो नहीं होगा। फिर उसके बाद सी क्या है, राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक, पहले ही वाले ऑप्शन अगर हम उसको सही मान रहे हैं तो फिर सी तो नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि पहले वाले में क्या है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, और यहाँ पे सी में क्या है, राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो सी तो नहीं होगा। फिर डी बचता है, डी देखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। बिल्कुल, अगर पहला हम टिक कर रहे हैं तो डी हमें 100% होगा। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, जो डी ऑप्शन भी होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि ए और डी। तो ए और डी, तो ए और डी हमें साथियों किस में मिल रहा है, देखते हैं ए और डी। तो ए और डी हमें मिल रहा है साथियों ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ये भी आपका कारण और कथन से है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए ऊपर से हम लोग देख लेते हैं, अभी कथन कारण यहाँ पे रहने देते हैं, इंग्लिश वाले से समझ लेंगे। अभिकथन, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। तो कथन को जरूर साथियों 1 से 2 बार जरूर पढ़ा करिए, इससे क्या हो जाता है, हमें जब कारण पढ़ते हैं तो उससे हमें उसका रिलेशन पता चलता है कि रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कथन क्या है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। तो बिल्कुल सही है, यानी जो खुली पुस्तक होती है वो यही करती है कि रटने की अपेक्षा वो किस पे जोर देती है, उनके साथ, यानी कि आप कैसे उसको समझ के और पूरी तरह से अच्छे से, यानी रट्टा मारने से हटकर है। ठीक है, आप उसको इंगेज होकर पूरी तरह से आत्मसात करके पढ़ना। रीजन क्या है, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी
पहले से नहीं करनी पड़ती है तो ये कोई कारण नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। आपका कारण क्या है, गलत हो जाएगा। तो जब कारण गलत हो गया और कथन केवल सही है तो ओनली ए इज़ ट्रू, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि केवल आपका ए सही है, यानी कथन केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है। यानी आप एज अ टीचर हैं तो इसने कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। तो कौन सा है आपको बताना है। तो यानी क्या, पहला क्या, ऐसा क्यों है कि ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। तो यहाँ पे आलोचनात्मक दृष्टि को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। तो ये आपको करना है, तो मेरे ख्याल से यही इसका होगा। बाकी और पढ़ते हैं, इस पर टिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड क्या है, गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते हैं। तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। थर्ड क्या है, भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा, ये भी नहीं है आपका। यहाँ पे बात कीजिए आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है, प्रतिबंधित मैंने पढ़ लिया, प्रतिबिंबित है साथियों। 4 क्या है, सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा। तो यहाँ पे ये इससे भी रिलेटेड हमारा नहीं बनता है ये, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही साथियों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। तो यहीं पर ये क्या है, असमानता के बारे में बात की जा रही है ना, गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को क्या कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक जो एवोल्यूशन होता है, यानी कि बच्चे कौन सा कमज़ोर है उसके लिए। तो आपका पहला ऑप्शन है, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। दूसरा, इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तीसरा, यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। और चौथा, यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। इसमें आपको सही जवाब बताना है, तो सही जवाब क्या होगा, यानी असंगत चित्रण है, यानी कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंट नहीं करता है नैदानिक मूल्यांकन को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। तो सभी बच्चों के लिए नहीं होता, जो कमज़ोर बच्चों के लिए होता है उन्हीं के लिए हम ये करते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। NCF 2005 के अनुसार जो आपका नेशनल करिकुलम पॉलिसी थी, उसके तहत यानी 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। तो आपको बताना है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है आपका, प्राथमिक स्तर, दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर, और तीसरा माध्यमिक स्तर, और चौथा उच्च प्राथमिक स्तर। तो ये कब कराया जाता है, सामाजिक विज्ञान पहले प्राइमरी तक क्या चलती है साथ में, EVS के रूप में चलती है, उसमें विज्ञान भी रहता है, कुछ सोशल साइंस का पोर्शन भी रहता है। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान तो पूरी स्वतंत्र रूप से चलती है, वो कब, जब उच्च प्राथमिक स्तर में बच्चा आ जाता है, तो वो यानी कि अपर प्राइमरी स्टेज में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है, आपको बताना है, ठीक है, स्रोतों के बारे में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोर्सेस, तो आपको सही जवाब बताना है। तो वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल ठोस प्रकृति के होते हैं सोर्स, तो ये आपका। फिर उसके बाद बी क्या, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं होते, तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। वे वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव, ये भी नहीं होगा। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी आपका हो, यानी ए और डी। तो ए और डी साथियों किस मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको मिल रहा है ए और डी, तो ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। इसको भी पढ़ते हैं ध्यान से साथियों और आंसर देते हैं। इसमें से 3 हैं, 3 में से आपको चूज़ करना है कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। पहला, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी। विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, बिल्कुल ये आप कर सकते हैं मीडिया की आलोचना की दृष्टि से, तो पहला हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद पढ़ते हैं, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को
इकट्ठा करना और उनके विवरणों की तुलना करने को कहना। हाँ, आप ये भी दे सकते हैं उनको, तो आपका ये भी सही हो जाएगा, बी भी, ये भी सही हो गया। फिर सी क्या साथियों, छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा इसका शैक्षणिक सिद्धांत के में लाना। व्हाट्सएप मीडिया आप तो जानते हैं कि वो बहुत सारी इसमें फेक चलती है, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा, यानी ए और बी होगा। तो ए और बी आपको किस में मिल रहा है साथियों, तो ए और बी आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप में तो बहुत सारी चीज़ें फेक ही चलती हैं और आप उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इसके बाद 79 आते हैं, क्वेश्चन 79। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। ट्री चार्ट के बारे में यहाँ बात की जाए, यानी किस विषय के लिए पूछा गया है, तो आपको बताना है। पहला क्या है, शासक के शासनकाल का सार देने के लिए नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियाँ अथवा सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने, हाँ इसके लिए कर सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और भी कुछ पढ़ लेते हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। चौथा, आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के वितरण के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको सांख्यिकी के तौर पे ही हम एक ग्राफ में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका सबसे बेस्ट चॉइस हो जाएगी, यानी एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। साथियों लाइक भी करते चलिए अगर अच्छा लग रहा हो, और कमेंट भी बताते जाइए कैसा लग रहा है मेरा प्रयास। आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर प्रैक्टिस सेट कराइए। बिल्कुल, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता साथियों। 90+ आप मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप प्रिपरेशंस करते हैं तो आपको कोई भी नहीं ले सकता। तो आप बुक से प्रिपरेशंस करते रहिए, और आपके पास कम समय रहता है या जो भी है, 1 से 2 बार अगर मेरे वीडियो आप सुन लेते हैं, सुनने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जो भी आप समस्या आप मुझसे यहाँ से क्वेरी भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको पूरा प्रयास करूँगा आपके जो भी समस्या होगा उसका समाधान करने के लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए साथियों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, क्योंकि ज़्यादा आपका समय बहुत कीमती है, समय मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरी फालतू बात करने की आदत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। आपसे रणनीति पूछा है, यानी उसको समावेशी बना सकती है। ठीक है, कौन सी जो रणनीति है, आपका जो स्ट्रेटेजी है। तो पहला ऑप्शन क्या है, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों और तस्वीरों को प्रदर्शन करना। दूसरा, केवल समाज के प्रबुद्ध विचारों को सिखाना। तीसरा, आसपास के उदाहरणों से बचना। और चौथा, केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना। तो यानी समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए, यानी विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों और तस्वीरों का प्रदर्शन, यही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। अब इसमें से भी आपके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे क्या करें, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियाईकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है साथियों, तो इट इज़ पॉसिबल दैट देयर माइट बी स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इन योर क्लास होते हैं। ठीक है, हाशियाई, तो उनके बारे में बात की। तो पहला क्या है आपका, खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदाय से आए लोग असहज महसूस क्या करने लगते हैं, बिल्कुल करने लगते हैं। ठीक है, उनको समस्या होने लगती है कि हाँ हमें टारगेट किया जा रहा है, तो ये तो होगा आपका। और इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे मुद्दों को कैसे संभालना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ संभालना चाहिए, तो ये भी आपका हो जाएगा। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, उनके साथ अगर कोई समस्या हुई है, भेदभाव उनके साथ हुआ है, तो उसको साझा करने में क्या शर्मिंदा महसूस करते हैं। फिर उसके बाद डी क्या है, विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए। बिल्कुल, जबरन ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, ज़बरदस्ती तो उनके साथ करनी ही नहीं चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। तो यानी ABC होगा। तो ABC आपको किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। निम्नलिखित में से कौन सा या से परियोजना कार्य की विशिष्टता या विशेषताएं हैं। ठीक है, आपको बताना है, इसमें से आपको पढ़ते जाना है और राइट आंसर बताना है इसका। एक से अधिक भी आंसर हो सकते हैं या एक भी हो सकता है आपको। अब ये आपको जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो पढ़ते हैं साथियों इसको।
यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देता है। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा परियोजना कार्य की विशेषताएं, तो यानी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देता है, बिल्कुल। यानी उसके भी बाहर, यानी पाठ्य पुस्तकों से के आगे भी, यानी कि अलग से भी आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। दूसरा क्या है आपका साथियों, परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। नहीं, परियोजना कार्य घर पर ये जरूरी नहीं है, आप स्कूल में भी कर सकते हैं। तो ये तो गलत हो गया। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करता है, बिल्कुल। सामूहिक यानी कि जो ग्रुप प्रोजेक्ट हेल्प डेवलप कोलेबरेटिव स्किल्स इन स्टूडेंट, तो ऑप्शन सी भी होगा। तो ए और सी किसमें साथी है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी जो फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं। फील्ड यानी वर्क क्यों कराना चाहिए उनको, यानी कि फील्ड पे जाने के लिए क्यों बोलना चाहिए बच्चों को, उसका क्या बेनिफिट मिलता है। तो छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने की कौशल विकसित करता है। तीसरा, तथ्यों को याद रखने में मदद करता है। और चौथा, विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। तो सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य से क्या लाभ है, तो यानी क्या मिलता है उससे, हमें क्या, प्रोवाइड स्टूडेंट फर्स्ट हैंड नॉलेज, यानी कि हमें प्रत्यक्ष तौर पर ज्ञान प्रदान करता है। तो ऑप्शन पहला ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। एक से अधिक भी आंसर हो सकते हैं साथियों, जिसको हम पढ़ते चलेंगे उस पर टिक करते चलेंगे। तो सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल सरकार का अनुसार उसका समय भी मिलना चाहिए और एक निश्चित समय मिलना चाहिए। तो ये भी आपका सही होगा। दूसरा, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद, राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, बिल्कुल, यानी कि सरकार से विपक्ष भी सवाल जवाब करें कि आपने क्या किया, और जब वो अगर बाई चांस विपक्ष सरकार में आए तो उससे उनके कार्यों की समीक्षा करना था। यानी राजनीतिक वाद विवाद एवं जन संवाद को प्रोत्साहित था। डी क्या है, यह एक प्रथागत प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रथागत प्रक्रिया नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत है। तो ए बी सी, तो ए बी सी साथियों आपको किस में सही मिल रहा है, तो ये आपको सही मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, यानी कि विच इज़ द बेस्ट मेथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसोलेशन। ठीक है, तो पहला केस स्टडी, दूसरा विचार मंथन और तीसरा प्रदर्शन और चौथा सर्वेक्षण। तो आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, यानी इंसोलेशन को पढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है साथियों, वो है आपका प्रदर्शन, यानी डेमोन्स्ट्रेशन करना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, ये भी आपका कथन है साथियों, इसको सही हमें पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। 4 कथन है इसमें, कौन से हैं सही हैं। कथन, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है, क्या क्या अनुमान लगाता है, फिर से एक बार पढ़ते हैं कथन साथियों। कथन, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है, क्या अनुमान लगाता है, यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, बिल्कुल ये आपका सही होगा। और यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, बी भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, हाँ ये भी सही होगा। डी, यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, तो आर्थिक अवसरों की नहीं है साथियों, यहाँ पे धार्मिक हो सकता है लेकिन आर्थिक नहीं है यहाँ पे, तो डी नहीं होगा। यानी ए बी सी, तो ए बी सी आपको साथियों क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। ए, तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, बिल्कुल सही है, यानी ए आपका सही होगा, यानी तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। आगे पढ़ते हैं, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, बिल्कुल जो आपकी कॉन्सेप्ट होंगे उनको क्लियर करना। सी क्या कह रहा है, परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना, ये बिल्कुल नहीं है, तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी ए और बी होंगे। तो ए और बी हमें किस में मिल रहा है साथियों, ए और बी हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर
सेकंड में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। ठीक है, हाशिया मतलब जो दबे कुचले लोग होते हैं उनके विषय में बात की जा रही है। दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। ये इसका रिलेटेड एक पहला भी क्वेश्चन आ चुका है इसमें। पहला क्या है, समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार बिल्कुल मिलना चाहिए। तो इसका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, बिल्कुल ये भी मिलना चाहिए। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डी क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से क्या सबसे उपयुक्त आंसर है, करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही है पहले से ही, और शोषण के, लेकिन समानता यहाँ पे बात, यहाँ पे क्या की जा रही, गरिमा मय और समानता। तो ये सिर्फ किस में आपको मिल रहे हैं, ये ऑप्शन ए और बी में ही मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी ही इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ से हमें रिलेट करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89। ये भी आपका कथन है और इसमें बताना है कौन सा सही है। राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार करें। ए क्या कह रहा है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। उसके बाद बी क्या कह रहा है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। इसमें से क्या है, ए पहला क्या है, ए संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की। दूसरा क्या है, ए तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है जबकि बी संकलनात्मक ज्ञान की। और तीसरा, दोनों ए तथा बी संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करते हैं। और चौथा, दोनों ए तथा बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करते हैं। तो इसमें क्या है, जो पहला ए सेंटेंस है वो संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, और जबकि बी क्या है, वो तथ्यात्मक, क्योंकि यहाँ पे तथ्यों की बात की जा रही है और वहाँ पे संकल्प की बात की जा रही है। तो ऑप्शन पहला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो साथियों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो लाइक भी करते जाइए जाते जाते, और कमेंट भी करके बताइए कि, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको ऑल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल में और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, तो किस पर जाता है ये आपको पढ़ना है। पहला क्या है, जाति व्यवस्था के प्रचलन को, तो बिल्कुल नहीं, जाति से इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको क्रॉस करते चलते। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, बिल्कुल बी होगा आपका। सी विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ये भी आपका होगा। उसके बाद क्या, अगर ऊंच नीच की कम उपस्थिति को, यानी ये भी होगा। तो यानी BCD आपको मैच, यानी BCD किस में मिल रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको मिल रहा है BCD। तो BCD इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों जरूर अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।